चलिए, एक बहुत ही एक बेहद तनावपूर्ण दृश्य की कल्पना करते हैं। रात के शायद 2 बज रहे हैं और और आप अस्पताल के इमरजेंसी रूम में है, राइट? बिल्कुल, वो अस्पताल की सफ़ेद और ठंडी सी रोशनी जो सीधा आंखों में चुभ रही होती है और हवा में वो एक अजीब सी दवाइयों वाली महक हाँ, और चारों तरफ से बस मशीनों की वो बीप बीप और तेज़ कदमों की आवाज़ें आ रही हैं। एकदम सही। और सोचिए परिवार का कोई बेहद अपना, कोई बहुत करीब का इंसान स्ट्रेचर पर है, उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। घबराहट चरम पर है, हर कोई डरा हुआ है। बहुत ही नाजुक पल होता है वो। और ठीक उसी समय एक व्यक्ति हाथ में एक क्लिपबोर्ड लेकर आता है। उसमें 15 पन्नों का एक दस्तावेज है और एक पेन है और कहा जाता है कि इलाज शुरू करने के लिए इन कागजों पर तुरंत साइन करने होंगे। हाँ, और उस पल में कोई इंसान क्या ही करेगा। वही तो, बिना एक भी लाइन पढ़े, बिना कुछ सोचे समझे बस जल्दी जल्दी हर उस जगह पर अपने साइन कर दिए जाते हैं जहां वो क्रॉस का निशान लगा होता है। राइट, क्योंकि उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि बस बस किसी भी तरह इलाज शुरू हो जाए। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो आज के स्रोत हैं, जो हमारे नोट्स हैं, वो इस हड़बड़ी में लिए गए फैसले के एक बहुत ही खौफनाक सच को उजागर करते हैं। जी, और आज की इस गहन चर्चा में हम उसी जिसे हम मेडिकल कंसेंट फॉर्म कहते हैं, उसके भीतर छिपी कानूनी और वित्तीय भूल भुलैया को डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा मिशन यही है कि इस जटिल व्यवस्था को समझकर भविष्य में बेहतर और जागरूक फैसले लिए जा सकें। तो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प बात क्या लगती है? मुझे लगता है सबसे दिलचस्प बात ये है कि ज्यादातर लोग इस फॉर्म को महज एक औपचारिकता मानते हैं। मतलब जैसे कि ये अस्पताल में भर्ती होने का बस एक एंट्री टिकट हो। हाँ, एक फॉर्मेलिटी है, कोई इसे पढ़ना ही नहीं चाहता। एकदम सही। लेकिन अगर कानूनी नजरिए से देखा जाए तो ये दस्तावेज कोई साधारण पर्चा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कानूनी जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया है। लायबिलिटी ट्रांसफर। बिल्कुल। जब कोई उन पन्नों पर हस्ताक्षर करता है तो वो आधिकारिक तौर पर ये स्वीकार कर रहा होता है कि उसे इलाज के सभी जोखिम समझा दिए गए हैं। हाँ हाँ। और अब अगर कुछ भी गलत होता है तो वो उसके लिए अपनी सहमति दे रहा है। इसे समझने के लिए ना हमारे नोट्स में एक बहुत ही सटीक तुलना दी गई है। ये किसी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने जैसा है। अरे हाँ, वो टर्म्स एंड कंडीशंस वाला तो पेज। वही, जब कोई नई ऐप डाउनलोड की जाती है तो नियम और शर्तें का एक लंबा सा पन्ना खुलता है। कोई भी उसे बैठकर नहीं पढ़ता, बस सीधा स्क्रॉल करके नीचे गए और एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। हाँ, क्योंकि वहाँ दांव पर क्या होता है, सिर्फ एक ईमेल एड्रेस या थोड़ा बहुत डिजिटल डेटा। बिल्कुल। लेकिन अस्पताल के इस फॉर्म के साथ भी इंसान बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता है। जबकि यहाँ दांव पर किसी की जान, उसका शरीर और शायद परिवार की जीवन भर की गाड़ी कमाई लगी होती है। राइट। ऐप वाले मामले में नुकसान की एक लिमिट है, लेकिन अस्पताल के दस्तावेजों में ये एक तरफा कानूनी ढाल का काम करता है। एक कानूनी ढाल, अस्पताल खुद को बचा रहा है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में हॉस्पिटल लायबिलिटी यानी अस्पताल की जवाबदेही के क्लॉज का गहराई से विश्लेषण किया गया है। फॉर्म के अंदर की भाषा बेहद नपी-तुली और तकनीकी होती है। किस तरह की भाषा? इसमें सबसे आम क्लॉज होता है अप्रत्याशित जटिलताओं का, यानी अनफोर्सीन कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, अनफोर्सीन कॉम्प्लिकेशंस सुनने में तो काफी सामान्य लगता है। हाँ, पढ़ने वाले को लग सकता है कि एक सामान्य सी बात है, लेकिन इसका असली तंत्र बहुत जटिल है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर इलाज या सर्जरी के दौरान कुछ ऐसा हो जाए जिसकी उम्मीद नहीं थी, जैसे अचानक दिल का दौरा पड़ जाना, अत्यधिक खून बह जाना या किसी अन्य अंग का काम करना बंद कर देना, तो अस्पताल अपनी कानूनी जिम्मेदारी को वहीं खत्म कर देता है। अरे बाप रे, मतलब वो पूरी तरह से हाथ खड़े कर देते हैं। हाँ, वो खुद को भविष्य के किसी भी कानूनी विवाद या भारी भरकम मुकदमों से सुरक्षित कर लेता है। अब हमारे स्रोत इस बिंदु पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं, और मैं भी यही सोच रहा था। क्या सवाल? कि अगर मरीज का परिवार दस्तावेज पर साइन करके हर संभावित खतरे, हर शारीरिक नुकसान और हर अप्रत्याशित परिणाम के लिए खुद ही जिम्मेदारी ले रहा है, तो फिर इस पूरी प्रक्रिया में अस्पताल की जवाबदेही क्या रह जाती है? ये सवाल तो लाजमी है। अगर कोई लापरवाही होती है तो उसे साबित कैसे किया जाएगा? ये फॉर्म मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कम और अस्पताल के वकीलों को हथियार देने के लिए ज्यादा लगता है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ये मामला इतना सीधा भी नहीं है। अच्छा, तो फिर चक्कर क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा चिकित्सकीय और जैविक कारण है। देखिए, चिकित्सा विज्ञान कोई गणित का फॉर्मूला तो है नहीं जहाँ हर बार 2 और 2 4 ही होंगे। हाँ, वो तो है। हर इंसान का शरीर अलग होता है। बिल्कुल, उसका जेनेटिक ढांचा अलग है
और वो दवाओं या सर्जरी पर किस तरह प्रतिक्रिया करेगा, ये कोई भी डॉक्टर 100% दावे के साथ नहीं कह सकता। कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सर्जिकल रिस्क क्लॉज को इतना व्यापक रखा जाता है। स्रोतों के अनुसार इस क्लॉज में स्पष्ट रूप से खून बहना, गंभीर संक्रमण होना, अंदरूनी अंगों को स्थायी नुकसान पहुंचना और यहाँ तक कि मृत्यु जैसे जोखिमों को पहले से ही स्वीकार करवा लिया जाता है। तो अस्पताल का कहना है कि वो भगवान नहीं है? बिल्कुल। अस्पताल का कानूनी तर्क यही होता है कि वे किसी चमत्कार की गारंटी नहीं दे सकते। वे केवल विज्ञान के आधार पर अपना बेस्ट प्रयास कर सकते हैं। राइट। दिक्कत तब शुरू होती है जब इस व्यापक और अस्पष्ट शब्दावली का इस्तेमाल किसी वास्तविक मानवीय चूक या मेडिकल लापरवाही को छिपाने के लिए किया जाता है। और घबराहट में साइन करने वाला व्यक्ति इस बारीक अंतर को समझ ही नहीं पाता। एकदम सही। खैर, शारीरिक जोखिमों का तर्क तो समझ में आता है क्योंकि शरीर वाकई जटिल है। लेकिन हमारे नोट्स में जो दूसरा हिस्सा है वो सीधे तौर पर वित्तीय तंत्र, मतलब पैसों से जुड़ा है। हाँ, और वो हिस्सा काफी परेशान करने वाला है। बिल्कुल। इसमें छुपी हुई अनुमतियों या हिडन परमिशंस का जिक्र है। दस्तावेज के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो डॉक्टर या अस्पताल प्रशासन को एडवांस में कुछ अतिरिक्त कदम उठाने का असीमित अधिकार दे देते हैं। ये वो हिस्सा है जो सीधे बिलिंग विभाग से जुड़ा होता है। मतलब पैसा यहीं से बनता है। हाँ, छुपी हुई अनुमतियों का मतलब है कि साइन करने वाला व्यक्ति अस्पताल को एक तरह का अधिकार पत्र दे रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी की गॉल ब्लैडर या पित्ताशय की सामान्य सर्जरी चल रही है। ठीक है, एक रूटीन सर्जरी। हाँ, और ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को दिखता है कि पास में ही अपेंडिक्स में भी गंभीर सूजन है जो भविष्य में फट सकती है। ओह, तो अब डॉक्टर क्या करेगा? अब डॉक्टर के पास दो विकल्प है। या तो वे मरीज को बंद करें, उसे होश में लाएं, परिवार से बात करें और कुछ दिन बाद एक और सर्जरी करें, जो कि बहुत रिस्की और महंगा होगा। बिल्कुल। या फिर वे उसी वक्त उस अपेंडिक्स को भी निकाल दें। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से दूसरा विकल्प एकदम सही है और ऑपरेशन थिएटर में समय बहुत कीमती होता है। हाँ, बार बार बेहोश करना भी तो ठीक नहीं है ना। एकदम सही। इसीलिए फॉर्म में पहले से ही अनुमति ले ली जाती है कि जरूरत पड़ने पर डॉक्टर अपने विवेक से कोई भी अतिरिक्त प्रक्रिया कर सकते हैं, खून चढ़ा सकते हैं या मरीज को सीधे आईसीयू में शिफ्ट कर सकते हैं। पर डॉक्टर का निर्णय मेडिकली बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन इसका वित्तीय प्रभाव तो पूरी तरह से एक तरफा है ना। मतलब ये एक ब्लैंक चेक या कोरे चेक पर साइन करने जैसा हो गया। बहुत सही तुलना है। मैं तो इसे इस तरह से देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी कार को सर्विसिंग के लिए मैकेनिक के पास छोड़े और कहे कि यार सिर्फ तेल बदलना है। हाँ। लेकिन साथ ही एक ऐसे कागज पर भी साइन कर दे जिसमें लिखा हो कि जरूरत पड़ने पर मैकेनिक अपने विवेक से कुछ भी बदल सकता है। और फिर क्या होगा? वही, जब कार लेने का समय आता है तो मैकेनिक कहता है कि भाई साहब, इंजन कमजोर लग रहा था इसलिए मैंने पूरा इंजन ही बदल दिया और बिल आपको थमा दिया। अस्पताल में भी बिल्कुल यही तंत्र काम कर रहा है। बिना पूर्व सूचना के कोई भी अतिरिक्त प्रक्रिया की जा सकती है और उसका पूरा जो वित्तीय बोझ है वो अंततः मरीज के परिवार के कंधों पर ही डाल दिया जाता है। और इस वित्तीय बोझ का सीधा संबंध बीमा या इंश्योरेंस के उस जाल से है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इंश्योरेंस का जाल। लोग तो सोचते हैं कि इंश्योरेंस है तो टेंशन फ्री है। वही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो चिंता की कोई बात नहीं है, बीमा कंपनी सब कुछ कवर कर लेगी। हाँ, लेकिन असलियत कुछ और है। बिल्कुल। कंसेंट फॉर्म के अंदर की शर्तें बीमा कंपनियों की नीतियों के साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह बनाती हैं। फॉर्म में ये साफ लिखा होता है कि गैर चिकित्सीय खर्च, जिन्हें नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस कहा जाता है, मरीज को ही देने होंगे। अच्छा, ये नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस में आता क्या क्या है? अब इसमें पीपीई किट, विशेष दस्ताने, सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास तरह के स्टेपलर या जिन्हें कंज्यूमेबल्स कहा जाता है, वो शामिल होते हैं। और इंश्योरेंस वाले ये सब कवर नहीं करते। ज्यादातर बीमा कंपनियां इन्हें कवर करने से साफ मना कर देती हैं। उनका तर्क होता है कि वे सिर्फ इलाज का पैसा देंगे, उपकरणों या इन रोजमर्रा की चीजों का नहीं। बाप रे। और सुनिए, कंसेंट फॉर्म का सबसे कठोर क्लॉज ये होता है कि अगर बीमा कंपनी या टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी कारण से क्लेम रिजेक्ट कर देता है तो बिल के उस हिस्से का भुगतान करने की 100% कानूनी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षर करने वाले की होगी। तो मतलब आप कहीं से बच नहीं सकते। कागज पर लिखी ये तकनीकी बातें असल जिंदगी में कितनी भयानक हो सकती हैं, इससे समझाने के लिए ना हमारे स्रोतों में एक बहुत ही विस्तृत वास्तविक जीवन का परिदृश्य दिया गया है। हाँ, वो केस स्टडी बहुत ही आंखें खोलने वाली है। अस्पताल में भर्ती किया जाता है। हाँ, परिवार अत्यधिक तनाव में है, जैसा कि अक्सर होता है। हाँ,
और अस्पताल का स्टाफ जल्दी जल्दी उन्हें फॉर्म पकड़ाता है और वे बिना पढ़े हर जगह साइन कर देते हैं। अब भर्ती होने के समय अस्पताल के बिलिंग विभाग द्वारा उन्हें जो अनुमानित बिल या एस्टिमेट दिया गया था वो लगभग 2 लाख रुपए का था। और वो 2 लाख रुपए का एस्टिमेट परिवार के लिए एक मानसिक आधार बन जाता है। बिल्कुल। मतलब वे अपने संसाधनों, अपनी जो भी बचत है या बीमा कवर है, उसको उसी 2 लाख के हिसाब से तैयार कर लेते हैं। खैर, सर्जरी सफलतापूर्वक हो जाती है। राहत की सांस लेते हैं लोग। हाँ, परिवार राहत की सांस लेता है। लेकिन असली कहानी डिस्चार्ज के वक्त शुरू होती है। बिलिंग काउंटर पे। बिल्कुल। जब फाइनल बिल बनकर आता है तो पता चलता है कि बीमा कंपनी ने उन कंज्यूमेबल्स और कुछ विशेष उपकरणों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया है जिनका इस्तेमाल सर्जरी में हुआ था। वही दस्ताने और पीपीई किट वगैरह। हाँ, इसके अलावा सर्जरी के बाद एहतियात के तौर पर मरीज को 2 दिन के लिए आईसीयू में रखा गया था, जिसके भारी चार्ज बिल में जुड़ गए। और तो और मुख्य सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने जो एक छोटी सी अतिरिक्त प्रक्रिया की थी, उसका भी अलग से चार्ज लगा दिया गया। और ये सब कुछ पूरी तरह से कानूनी है क्योंकि परिवार ने उस कंसेंट फॉर्म पर साइन किए थे। एकदम सही। जब वो फाइनल बिल परिवार के हाथ में आता है ना, तो वो 2 लाख का एस्टिमेट बढ़कर सीधा 4.5 लाख रुपए हो चुका होता है। सीधे 2 गुने से भी ज्यादा। वही तो। उस वक्त परिवार की जो मानसिक स्थिति होती है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वे अस्पताल प्रशासन के पास जाते हैं, बिलिंग डेस्क पर बहस होती है कि अरे हमें तो सिर्फ 2 लाख बताया गया था, इन अतिरिक्त खर्चों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया? हमने इसके लिए तैयार रहने को नहीं कहा गया था। यही कहते हैं ना सब। हाँ। लेकिन अस्पताल प्रशासन ऐसे मामलों के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होता है। उनका जवाब भावनाओं पर नहीं बल्कि उसी दस्तावेज पर आधारित होता है। वो तो बस फाइल खोलते होंगे। बिल्कुल, वे बस वो फाइल खोलते हैं, वो कंसेंट फॉर्म निकालते हैं और कहते हैं देखिए इस फॉर्म के पेज नंबर 4 और 7 पर आपके हस्ताक्षर हैं। सीधा मुंह पे मारते हैं। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि वास्तविक खर्च मरीज की स्थिति और इलाज के आधार पर बदल सकता है। अतिरिक्त प्रक्रियाओं की और आईसीयू में शिफ्ट करने की लिखित अनुमति आपने ही दी है। और सबसे अहम बात वो ये कहते हैं कि इसमें ये क्लॉज भी है कि बीमा रिजेक्ट होने की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो कानूनी तौर पर परिवार पूरी तरह से बन चुका होता है। बिल्कुल। वे खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें वो 4.5 लाख का बिल चुकाना ही पड़ता है, चाहे इसके लिए उन्हें कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। ये पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाओं की एक बहुत ही गहरी भावनात्मक सच्चाई है। मतलब जब कोई अस्पताल जाता है तो वो किसी बिजनेस मीटिंग में थोड़ी जा रहा होता है। हाँ, वहाँ नेगोशिएशन थोड़ी चलता है। वो एक ग्राहक की तरह मोलभाव करने की स्थिति में नहीं होता। इंसान गहरे डर में होता है, अपनों को खोने के खौफ में होता है। एकदम सही बात है। वो डॉक्टरों को जीवन रक्षक मानकर उन पर अंधा विश्वास करता है। और विडंबना ये है कि ठीक उसी समय जब कोई इंसान मानसिक रूप से अपने सबसे नाजुक और कमजोर पल में होता है, उसी क्षण उससे उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कानूनी और वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का ढांचा ही ऐसा है जहां एक पक्ष के पास यानी अस्पताल के पास सारी जानकारी, सारी कानूनी ताकत और सारा नियंत्रण होता है, और दूसरा पक्ष यानी मरीज का परिवार पूरी तरह से अनभिज्ञ और डरा हुआ होता है। लेकिन हमारे नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है। अच्छा, तो कुछ बचाव का रास्ता है? बिल्कुल। इस व्यवस्था को बदलने में समय लग सकता है, लेकिन मौजूदा ढांचे के भीतर रहकर भी खुद को सुरक्षित और सशक्त किया जा सकता है। वो कैसे? स्रोतों में उन बचाव के तरीकों का बहुत ही स्पष्ट विवरण दिया गया है। एक तरह की मानसिक चेकलिस्ट दी गई है जिसे समझना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो कभी भी किसी अस्पताल के उस डेस्क पे खड़ा हो सकता है। उस चेकलिस्ट को समझना तो बहुत जरूरी है क्योंकि हम सिर्फ समस्या पे बात करके नहीं रुक सकते। तो अगर हम उन स्रोतों के आधार पर देखें और मान लें कि कोई व्यक्ति उस तनावपूर्ण स्थिति में फॉर्म लेकर खड़ा है, तो इस चक्रव्यूह से निकलने का पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी चीज है स्पष्टता की मांग करना। पहला कदम यह पूछना है कि सटीक प्रक्रिया क्या है। मतलब एग्जैक्टली क्या होने वाला है? हाँ, डॉक्टर ठीक क्या करने वाले हैं, ये सिर्फ मौखिक नहीं बल्कि दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। दूसरा कदम है प्रमुख जोखिमों की जानकारी लेना, रिस्क के बारे में पूछना। बिल्कुल। इस विशेष सर्जरी के सबसे बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं, यह सवाल पूछने से अस्पताल प्रशासन को यह संदेश जाता है कि सामने वाला व्यक्ति चीजों को गंभीरता से समझ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा जाल है वो ब्लैंक चेक वाला हिस्सा, जहां अतिरिक्त प्रक्रियाओं की अनुमति ली जाती है, उसे कैसे संभाला जाए?
वहां पर सवाल ये होना चाहिए कि क्या इस सर्जरी के दौरान किसी अतिरिक्त प्रक्रिया की संभावना है? पहले ही पूछ लो। हाँ, अगर डॉक्टर या स्टाफ कहते हैं कि कुछ मामलों में ऐसा करना पड़ सकता है, तो उसे पहले से ही रिकॉर्ड पर लाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वित्तीय सुरक्षा के मोर्चे पर यह स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए कि बीमा कंपनी इस पूरे बिल में से क्या-क्या कवर नहीं करेगी। क्या बात है, मतलब सीधा अस्पताल से ही पूछ लो। बिल्कुल, अस्पताल के इंश्योरेंस डेस्क को ये बात पहले से पता होती है कि कौन से खर्चे मरीज की जेब से जाने वाले हैं। बस वे खुद से सामने आकर ये जानकारी नहीं देते। इसका मतलब है कि सिर्फ एक फिक्स रकम पूछना काफी नहीं है। बिलिंग डेस्क पर यह पूछना जरूरी है कि अगर कुछ जटिलताएं आती हैं या मरीज को आईसीयू में रखना पड़ता है, तो बिल का अनुमानित दायरा या एस्टिमेटेड रेंज अधिकतम कहां तक जा सकता है। एकदम सही। और साथ ही आपातकालीन सहमति की शर्तें भी स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर मरीज बेहोश है तो किन फैसलों के लिए बाहर बैठे परिवार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ये तो बहुत काम की बातें हैं। इस पूरी चेकलिस्ट का उद्देश्य अस्पताल या डॉक्टर से लड़ना नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि एक संतुलन बनाया जाए। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है। क्या? कि एक जागरूक इंसान को बेवकूफ बनाना मुश्किल होता है। बिल्कुल। जब अस्पताल के स्टाफ से सीधे आंखों में देखकर ये बुनियादी सवाल पूछे जाते हैं ना, तो उनका व्यवहार बदल जाता है। वो समझ जाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बस आंख बंद करके साइन कर देगा। बिल्कुल। माना कि आपात स्थिति में समय कम होता है, हर तरफ हड़बड़ी होती है, लेकिन फिर भी उस दस्तावेज के मुख्य पन्नों पर नजर डालने के लिए 2 मिनट का समय निकालना भविष्य के सालों के वित्तीय तनाव और कानूनी उलझनों से बचा सकता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। चिकित्सा में भरोसा अपनी जगह है और कानूनी सतर्कता अपनी जगह है। दोनों का संतुलन ही किसी भी इंसान को इस जटिल व्यवस्था में सुरक्षित रख सकता है। सही बात है। हम अस्पताल जाते ही इलाज के लिए हैं तो डॉक्टरों की विशेषज्ञता पर भरोसा करना ही होगा, क्योंकि वे जीवन बचाते हैं, लेकिन अपनी आंखें खुली रखकर। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हमने मेडिकल कंसेंट फॉर्म्स के उस अंधेरे हिस्से को रोशन करने की कोशिश की है। लाइबिलिटी क्लॉज, सर्जिकल जोखिम, छुपी हुई अनुमतियां और बीमा के वो जटिल जाल जो किसी भी अनुमानित बिल को रातों रात दोगुना कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। हाँ। जब ये समझ में आ जाता है कि बिलिंग का तंत्र कैसे काम करता है और एक हस्ताक्षर कैसे पूरी कानूनी जिम्मेदारी को स्थानांतरित कर देता है, तो कोई भी व्यक्ति उस भावनात्मक सच्चाई के बावजूद खुद को और अपने परिवार को आर्थिक और कानूनी रूप से सुरक्षित कर सकता है। इन सब बातों को समझने के बाद ना, मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार है जो भविष्य की ओर इशारा करता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसा विचार? देखिए, आज ये जटिल और तकनीकी कानूनी फॉर्म्स 15-20 पन्नों के होते हैं, जिन्हें समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन भविष्य में जब तकनीक और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं में पूरी तरह से पैठ बना लेगा, तो क्या होगा? अच्छा, आप एआई की बात कर रहे हैं? हाँ, क्या एक ऐसे भविष्य की उम्मीद की जा सकती है जहां एआई इन लंबे और उबाऊ कानूनी दस्तावेजों को पढ़ लेगा और अस्पताल के वेटिंग रूम में बैठे उस तनावग्रस्त और डरे हुए परिवार के लिए उसे सिर्फ 3 आसान और समझने लायक बुलेट पॉइंट्स में बदल देगा? ये तो एक बहुत ही आदर्श स्थिति होगी। या फिर, और ये संभावना मुझे कहीं ज्यादा डरावनी लगती है, क्या अस्पताल और उनके वकीलों की फौज इसी एआई तकनीक का उपयोग करके इन नियम और शर्तों को और भी अधिक लंबा और भी ज्यादा उलझाने वाला और अभेद्य बना देगी? क्या तकनीक इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगी या फिर एक आम मरीज को पहले से भी कहीं ज्यादा असहाय और लाचार महसूस करवाएगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। वैसे तकनीक का काम जटिलताओं को आसान करना होना चाहिए, लेकिन जब बात कानूनी ढाल और मुनाफे की आती है ना, तो अक्सर इसी तकनीक का इस्तेमाल व्यवस्था को और ज्यादा अपारदर्शी बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। भविष्य में चाहे तकनीक कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, इंसानी सतर्कता का कोई विकल्प नहीं हो सकता। कभी नहीं। तो जब भी कोई ऐसी स्थिति में हो जब अस्पताल की वो सफेद रोशनी और वो मशीनों की आवाजें चारों तरफ हों और कोई हाथ में क्लिपबोर्ड और पेन थमाए, तो उस मोबाइल ऐप वाले आई एग्री बटन को जरूर याद किया जाना चाहिए। बिल्कुल, एक पल रुककर सोचना जरूरी है। जल्दबाजी के उस पल में भी ठहरना, पढ़ना और सवाल पूछना ही सबसे बड़ा हथियार है। आज की हमारी इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सुरक्षित रहना और जागरूक रहना ही सबसे बड़ी ताकत है।